दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 3 जिसका टॉपिक है आरंभिक नगर। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले दो लाइनें आप लोगों के लिए। कोशिश जारी रख, कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा। तू बस धैर्य बांधे रख, शीर्ष पर तेरा भी नाम होगा। कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा। तू बस धैर्य बांधे रख, शीर्ष पर तेरा भी नाम होगा। दोस्तों, यह क्लास स्टेट पीसीएस, यूपीएससी एग्जाम्स, सुपर टेट, टेट, सी टेट, पीएचडी, टीएचडी, एसएससी, सीजीएल, डी ट्रिपल एसबी, इवन ऐसे सारे एग्जाम्स जिसमें हिस्ट्री आती है, यह क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अब हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे क्या क्या पढ़ना है। फटाफट एक नज़र डालते हैं दोस्तों, क्या क्या पढ़ना है। देखिए, आरंभिक नगर, हड़प्पा की कहानी पढ़नी है। जानना है कि हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी, उस दौरान लोग कैसे घर बनाकर निवास करते थे या अपने घरों को कैसे बनाते थे, किस किस रॉ मटेरियल्स का भी यूज करते थे। देखिए दोस्तों, इसके बाद इन नगरों की विशेषता क्या थी। मजबूत थे, पक्के दीवारों के बने हुए थे, क्या क्या इनकी विशेषताएं थी, क्या डिजाइन थी, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। आगे देखिए, एक महान स्नानागार का आप लोग चित्र देखेंगे, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। भवन, नाले और सड़कें, जब ये नगर बने तो कैसे भवनों की स्टाइल थी, किस आकृति के हुआ करते थे, पानी जाने के लिए कैसी व्यवस्था थी, लोगों को आने जाने के लिए कैसी व्यवस्थाएं थी, अर्थात लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किस तरीके की सड़कों का उपयोग करते थे। आगे देखिए, नगरीय जीवन कैसा था। ठीक है, नगरीय जीवन या ग्रामीण जीवन, दोनों जीवन के बारे में हम लोग इसमें विस्तृत रूप से जानकारी दोस्तों प्राप्त करेंगे। फिर इसके बाद नगर और नए शिल्प, अर्थात नई नई चीजों को पत्थरों से काटकर कैसे बनाते थे, उन्हें विभिन्न प्रकार की आकृतियों में कैसे परिवर्तन करते थे, ये सब चीजें दोस्तों हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए, कच्चे माल की खोज में, अर्थात ये ऐसे बहुत सारे आइटम्स या मटेरियल लाते थे जिनसे ये घरों का निर्माण करते थे, उन्हें खाने के रूप में प्रयोग करते थे, अर्थात ये विभिन्न प्रकार की चीजें लाते थे जिससे वे अपनी उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते थे। उपयोगी वस्तु का मतलब है ऐसी सारी की सारी वस्तुएं जो वो उनका उपयोग करते हो, उपभोग करते हो। आगे देखिए, नगरों में रहने वाले के लिए भोजन, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, जो व्यक्ति नगर में रहता हो चाहे गांव में रहता हो, उसके लिए भोजन की भी जरूरत होती। उस भोजन को वो कैसे जुटाते थे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात एक पश्चिमी राज्य है जिसके बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर हड़प्पा कालीन की समय की कौन कौन सी सभ्यताएं मिली हैं, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर दोस्तों हासिल करेंगे। देखिए, चित्र भी आप लोग देखते जा रहे हैं। मुद्रा मोहर, सभ्यता के अंत का रहस्य, अर्थात जो सभ्यता बनती है दोस्तों वह नष्ट भी होती है। तो बात आती है यह सभ्यता नष्ट कैसे हुई होगी। अलग अलग लोगों ने अपनी जानकारी इस पर प्रस्तुत की है, तो इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी पढ़ेंगे दोस्तों। आगे देखिए, पिरामिड आप देख पा रहे होंगे, कुछ शब्द वगैरह भी होंगे, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, अब अपने चैप्टर को शुरू करते हैं जिसका टॉपिक है आरंभिक नगर। ये रहा दोस्तों, देखिए यहां से शुरू करेंगे। पुराने भवन का संरक्षण, जो पुराने घर होते हैं उनकी देखरेख या ऐतिहासिक इमारतों की देखरेख करना ही पुराने भवनों का संरक्षण कहलाता है। देखिए, दो बच्चे आपको दिख रहे हैं, दोनों पंजाबी हैं, जसपाल और हरप्रीत इनके नाम हैं। अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूता घर कहा करते थे। भूता घर का मतलब होता है दोस्तों ऐसा घर जहां भूतों का निवास हो।
कैसा घर दोस्तों? ऐसा घर जहां भूतों का निवास हो, उसे उसे भूताघर कहते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? एक बात दोस्तों आप लोग जान ले, जितनी पुरानी इमारतें हैं वो गजब की डिजाइन में इतनी अच्छी अच्छी नक्काशी की गई है कि वो देखने लायक है। पत्थरों पर इतनी बेहतरीन डिजाइन बनाई गई है जो मन को मोहक करती है। फिर से सुने, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे हड़प्पा की कहानी, जो कि दोस्तों सबसे प्रसिद्ध पूरे विश्व में एक संस्कृति है और सभ्यता है। इसकी एक अनोखी बात है कि इसके नगर कैसे थे, कैसे लोग रहते थे, विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त हुई हैं। अक्सर पुरानी इमारतें या इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए। अर्थात वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, 2-3 इंजीनियर थे, कुछ वर्कर थे साथ में। जब वर्कर काम कर रहे थे तो खुदाई में उनको ईंटें मिली, तो इंजीनियर से उन्होंने बताया कि सर कुछ ईंटें मिली हैं, इनका क्या करना चाहिए? तो उनका फटाफट इन ईंटों को निकालो और इस रेलवे लाइन के नीचे बिछा दो। उन्हें हजारों की तादाद में उस खंडहर से, उस खुदाई से उन्होंने ईंटें निकलवाई और फटाफट वहां पर उन्होंने लगा दी। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। तब पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। अर्थात हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों 80 साल पहले हुई थी। तब पता चला ये एक पूरा स्थल है, पुराने जमाने का यह एक शहर है। इसीलिए बाद में मिलने वाले शहर के इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। अर्थात टाइमिंग कितनी है? 4700 साल पहले इनका निर्माण लगभग हुआ था। और इनकी एज का पता करने के लिए एक विशेष तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। उसके बारे में भी दोस्तों आगे आपको बताएंगे। आइए आगे देखते हैं, इन नगरों की विशेषता क्या थी, अर्थात ऐसी क्या बात थी कि लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया और जानने की कोशिश की। आइए दोस्तों, इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया। जितने दोस्तों नगर मिल रहे थे वो तो या तो 2 या उससे ज़्यादा अधिक हिस्सों में थे, या तो 2 हिस्सों में बटे हों, या 3 हिस्सों में हो सकते, 4 हिस्सों में, 5 या 6 हिस्सों में भी बटे हो सकते हैं नगर। ये प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। पश्चिमी भाग छोटा था हड़प्पा सभ्यता का, लेकिन वह ऊंचाई पर था। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन वह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन कैसा इंपॉर्टेंट है, बाय चांस कभी ऐसा प्रश्न आए कि नगर दुर्ग किसे कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा जाता था। और ऊंचाई वाला भाग था वह किस दिशा में स्थित था? वह डियर स्टूडेंट्स पश्चिमी दिशा में स्थित था। क्लियर दोस्तों? और निचले हिस्से को निचला नगर इन्होंने कहा। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियों की पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। अर्थात ध्यान रखिएगा दोस्तों, 4700 साल पहले जो यह सभ्यता मिली है, 4700 साल पहले इस सभ्यता के भवनों का निर्माण हुआ है, नगरों का निर्माण हुआ है। उस समय दोस्तों पक्की ईंटों से इस सभ्यता के घरों का निर्माण किया गया था। देखिए दोस्तों, इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे, जिससे दोस्तों क्या पता चलता है। देखिए दोस्तों, आगे इसको हटा देते हैं पहले, बिल्कुल
पता चलता है कि जिससे दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। देखिए, मोहनजोदड़ो भी एक इसी के दौरान की पुरानी सभ्यता है। मोहनजोदड़ो पर एक बॉलीवुड फिल्म भी है, मोहनजोदारो, ऋतिक रोशन एंड पूजा हेगड़े की। तो जरूर दोस्तों ऐतिहासिक फिल्मों को देखें और अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाएं। तो मोहनजोदड़ो में विशेष प्रकार के तालाब बनाए गए जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। महान स्नानागार इन द सेंस ऑफ टुडेस स्विमिंग पूल, रिलेटेड टू स्विमिंग पूल। आज की दुनिया में जो स्विमिंग पूल होता है बड़े स्तर पे, उसी दौरान वो महान स्नानागार हुआ करते थे। अर्थात उस दौरान भी अंदाजा लगाया जाता है कि तैराकी की प्रतियोगिताएं होती होंगी, लोग ग्रुप में नहाया करते होंगे, खेल कूद किया करते होंगे, पानी की जो भी गेम्स हुआ करते होंगे वो सब खेला करते होंगे। उस दौरान की ऐसी कुछ संस्कृति रही होगी, उस तालाब के अनुसार यह अंदाजा लगाया जाता है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। अब दोस्तों ध्यान रखें, कमरे बनाने का क्या मतलब, उसमें आप नहाइए और कमरों में कपड़े चेंज कीजिए। जैसा कि आज स्विमिंग पूल के पास चेंजिंग रूम बने होते हैं, उसी तरीके से उस दौरान भी महान स्नानागार में, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, उसमें भी दो तरफ सीढ़ियां थी और उसके आसपास रूम हुआ करते थे, ताकि लोग आराम से अपने कपड़े चेंज कर सके और उसमें खूब एंजॉय करके, मस्ती करके, मनोरंजन के साथ नहा सके। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। या तो दोस्तों विशिष्ट नागरिक भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि तैराकी की प्रतियोगिता भी होती हो। अब हम लोग देखेंगे कालीबंगा और लोथल। देखिए, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड मिले, कैसे मिले दोस्तों? अग्निकुंड, अग्निकुंड वो होते हैं जिसमें आग जलाई जाती है, उनको अग्निकुंड कहा जाता है दोस्तों। देखिए, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। देखिए, अग्निकुंड में अंदाजा यही लगाया जा रहा कि यज्ञ किए जाते होंगे। भाई, आज अग्निकुंड का क्या यूज है? यज्ञ करने के लिए लोग प्रयोग करते हैं। तो इसी आधार पर 4700 साल पुरानी सभ्यता में जो अग्निकुंड मिले हैं कालीबंगा और लोथल से, उसमें पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया है कि यहाँ पर यज्ञ किए जाते होंगे। अब हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। क्या मिले? भंडार गृह, जिनको आज की भाषा में आप लोग मंडी कह सकते हैं। अर्थात ऐसे केंद्र जहां पर भोज्य पदार्थ के लिए कुछ अनाजों का संरक्षण किया जाता है, ताकि विषम परिस्थितियों पर या ऐसे समय पर जब वो अनाज उपलब्ध ना हो, तो उन भंडार गृहों से उन अनाजों को निकाल कर प्रजा का प्लस सबका पेट भरा जा सके। तो दोस्तों भंडार गृह का यही कार्य हुआ करता था। अब आपको एक चित्र दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यह रहा चित्र आपके सामने। मानचित्र 3, उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर झेलम, चिनाब, रावी, ये तीनों की तीनों नदियां हैं। सिंधु नदी भी है। हड़प्पा सभ्यता देखिए रावी नदी के किनारे है। राखी गढ़ी किसी न किसी नदी के किनारे है। कालीबंगा, गंवेरी वाला, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, चनहुदड़ो, सुतकागेडोर, धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, ये सब किसी न किसी सभ्यता। जो एक बात आप लोग विशेषली स्पेशली याद रखें कि जितनी भी सभ्यताएं पाई गई हैं डियर स्टूडेंट, सारी की सारी किसी न किसी नदी के किनारे पाई गई। अब आपके ब्रेन में एक बात आती होगी, नदी के किनारे क्यों सभ्यताएं पाई जाती थी? दोस्तों उस दौरान हैंडपंप नहीं थे, समरसेबल नहीं था, आरओ का सिस्टम नहीं था, तो पानी कहाँ से लेंगे? उस नदी के ही पानी का उपयोग करके वो अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाते थे और उससे पानी प्राप्त करते थे दैनिक रूप में, जो भी उनको जरूरत होगी। प्लस जंगलों से लकड़ियां वगैरह, फल फूल प्राप्त करते थे और उन लकड़ियों से, कच्चे मालों से अपना
निवास स्थान अर्थात घर वगैरह भी बनाने की कोशिश किया करते थे। अब आगे देखेंगे, ये देखिए एक चित्र है महान स्नानागार। देखिए दोस्तों, ये किस तरीके से आपके सामने है। दो तरफ से सीढ़ियां दी गई हैं और इसमें ऐसा लगता है जैसे कुछ स्पेशली पर्सन ही इसमें नहाया करते थे या किसी मनोरंजन के तहत यह बनाया गया होगा, जिसमें नहाए प्लस मनोरंजन भी करें। अब हम लोग इसी सभ्यता में पढ़ेंगे भवन, नाले और सड़कें। अच्छा, उस दौरान कैसे भवन हुआ करते थे? आज के तो आप सभी लोग घर जानते हैं कि बड़े बेहतरीन तरीके से बनाए जाते हैं, बट उस दौरान, उस सभ्यता के दौरान कैसी टेक्नोलॉजी दोस्तों रही होगी, कैसे सूझबूझ के साथ उन लोगों ने घरों का निर्माण किया होगा, भवनों का निर्माण किया होगा। भवन का निर्माण किया होगा तो नहाने की व्यवस्था की गई होगी, फिर उस पानी को निकलने की भी रास्ता बनाई गई होगी और लोगों को आने जाने के लिए भी सड़कों का निर्माण किया गया होगा। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 4700 साल पहले भी 2 फ्लोर्स के घर हुआ करते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार या स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कुएं दोस्तों इसलिए होते थे ताकि उससे वह पानी पीने के लिए भर सके और नहाने के लिए भी भर सके और उस स्नान घर तक उस पानी को पहुंचाया जा सके। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। देखिए दोस्तों, अब घर है तो लोग नहाएंगे, बर्तन धुलेंगे, अन्य सारे काम करेंगे, तो पानी क्या होगा? पानी होगा। तो उस पानी को घर से निकालने के लिए इन्होंने पहले छोटी छोटी नालियां बनाई। उस छोटी छोटी नाली को बाकायदा ईंटों से ढका ताकि उस गंदे पानी की किसी भी तरीके की वायु प्रदूषण व गंदा पानी ना कर सके। और दोस्तों, हल्की सी ढाल बनाई। हल्की सी ढाल बनाने का एक ही कॉन्सेप्ट था ताकि पानी आराम से धीरे धीरे जाए और उन नालियों को सड़कों की मेन नालियों से जोड़ दिया गया। इसके बाद जहां जहां उनको समझ में आया, उन्होंने हौज बनवाए। हौज का मतलब होता मेन हॉल बना देते एक चतुर्भुज आकार का, चतुर्भुज समझ लीजिए, या वर्गाकार का, ताकि वहां पर वह कचरा इकट्ठा हो, फिर उस कचड़े को निकाल दिया जाए ताकि नाली साफ होती रहे, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना फैले। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने भवन निर्माण किए हों, चाहे नालियां बनाई हों, चाहे सड़कें बनाई हों, सारी की सारी चीजें योजनाबद्ध तरीके से ही उन्होंने की थी। देखिए दोस्तों, एक आप चित्र देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये है अब जो अपने पास टॉपिक है नगरीय जीवन। कैसा दोस्तों? नगरीय जीवन का मतलब होता है ऐसा स्थान जहां पर लगभग सारे संसाधन उपलब्ध हों, ऐसे संसाधन जिनका मनुष्य अपने जीवन में दैनिक रूप से उपयोग करता हो। देखिए दोस्तों, नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, मौबूल पत्थर, बहुमूल पत्थर, जिनको आप बेशकीमती पत्थर भी कह सकते हैं, और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाए। देखिए दोस्तों, उस दौरान भी लोग शौकीन हुआ करते थे, अपने शौक के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार काम किया करते थे। अर्थात उन्हें जो उस समय अच्छा लगता था, जैसे कोई धातु अच्छी लगी तो वे धातु भी लगवाते थे। अगर कोई पत्थर बेहतरीन लगा तो उस पत्थर से भी वो उन इमारतों का निर्माण करवाया करते थे। देखिए दोस्तों,
और इन सब पर देखिए जैसे मोहर वगैरह बनाते थे या कुछ ऐसा कुछ पत्थरों पर लिखा करते थे। इन सबको लिखने के लिए एक राइटर भी हुआ करते थे जिसको लिपिक भी कह सकते हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। अर्थात देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि उस दौरान जो शिल्पकार हुआ करते थे वह स्त्री भी हुआ करते थे और पुरुष भी हुआ करते थे, जो अपने घरों का या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते थे। बिल्कुल दोस्तों, ये एक बेहतरीन सभ्यता रही है। और दोस्तों, जब कोई व्यक्ति उस दौरान किसी दूसरे देश या किसी अन्य प्रदेश में काम करने जाता था तो वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, किस्से और कहानियों को भी अपने यहाँ आकर वो सभी में क्या करता था, सभी को सुनाता था। ये जो सुनने लायक उनके फ्रेंड जोन में हुआ करते थे उनको बताया करते थे। इससे भी बहुत सारी जानकारियां मिली। प्लस उस दौरान के कुछ मिट्टी से बने हुए खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए आपको दिखाते हैं। ये एक नाली की आकृति आप लोग देख रहे हो। क्या है दोस्तों, देखिए नाली किस तरीके से ये ईंटों से ढकी हुई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये एक कुआं है जो स्पेशली लगभग अपने घरों पर सभी लोग रखते थे। इस कुएं से वह पानी भरते थे और जो इस पानी का करना होता था, जैसे उपयोग करना था वह उपयोग करते थे। मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाई और नीचे हड़प्पा की एक मुहार। देखिए मुहार दी गई है, यह बाएं तरफ आप देख पा रहे होंगे। इसमें एक बैल बना हुआ है। किस तरीके से किसी लिपिक ने इस मोहर को डिजाइन किया हुआ है। इस मोहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह एक प्राचीनतम एग्जाम्पल है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर पक्की मिट्टी के कुछ खिलौने भी मिले। देखिए किस तरीके से शेर, चीते दिए गए हैं, डॉगी दिए गए, हाथी दिए गए। इस तरीके से उस दौरान खिलौने भी बनाए जाया करते थे। और ये दोस्तों मोहर भी आप देख पा रहे होंगे। अब अपने पास जो अन्य टॉपिक है, नगर और नए शिल्प। देखिए दोस्तों, आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में पढ़ते हैं जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर क्या थे? पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन सब में चीजें प्राप्त क्या हुई, अधिकतर पुरातत्वविदों को क्या प्राप्त हुआ है। देखिए तांबे, पत्थर वगैरह प्राप्त हुए हैं, शंख, कांसे, सोने और चांदी आदि इस प्रकार की धातुएं प्राप्त हुई हैं। अब बात आती तांबे और कांसे से क्या क्या बनता था। औजार बनाते थे वो लोग, हथियार बनाते थे, गहने बनाते थे और बर्तन बनाते थे। सोने चांदी का सबसे पहले वो अपने लिए ज्वेलरी बनाते थे, अर्थात गहने या आभूषण बनाते थे। इसके अलावा ये बर्तन भी बनाते थे। अगर सोने चांदी के ये बर्तन होते थे, इनका उपयोग होता था, तो वो एक विशेष व्यक्ति के लिए उपयोग होता था, जैसे वहाँ का शासक, राजा या रानी, इंपॉर्टेंट व्यक्ति के लिए ही उपयोग किए जाते थे सोने चांदी के बर्तन। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। देखिए मनके क्या होता है, जिनको मूंगा कहा जाता है, मूंगे से जो मालाएं बनाई जाती है। बाट और फलक, इतनी चीजें प्राप्त हुई हैं। देखिए ये एक पत्थर देख पा रहे होंगे, पत्थर के बाट आप देख पा रहे होंगे, अर्थात उन्होंने पत्थर को काटकर बाट बना लिया था जिससे वह तौल कर सामान दिया करते थे। किसी व्यक्ति को कुछ खरीदना है तो आज के युग जैसे बाट या तराजू नहीं हुआ करते थे, उन्होंने पत्थरों से काटकर बनाए थे। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया हो। मध्य में देखिए ये आप देख पा रहे होंगे मनके, जिनको मूंगा कहा जाता था। इनमें से कई
कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट कर या तराश कर मनके बनाए जाते थे। इनके जो बीच का हिस्सा होता था उसमें छेद भी किया जाता था ताकि इनमें धागा डाला जाए और फिर माला बनाकर पहना जाए। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार कुछ फलक हैं। देखिए, फलक का मतलब है एक तरीके से ये हथियार के रेंज में ही आते थे, जिससे ये लोग कुछ ना कुछ कार्य किया करते थे। नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया। देखिए किस तरीके से इस मूर्ति में ये इस व्यक्ति ने वस्त्र पहना और इसने दाढ़ी भी दोस्तों रखी हुई है। कैसे? दाढ़ी भी रखी और वस्त्र भी इन्होंने पहना है। देखिए दोस्तों, अब यहां से पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अभी जस्ट आपने ऊपर देखा था, एक मोहर दिखाई गई थी जिसमें एक बैल का चित्र था। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इसको याद रखें, बाई चांस पूछा जा सकता है प्री में कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किस रंग से डिजाइन किए हुए या किस रंग से डिजाइन किए हुए या किस रंग के मिट्टी के बर्तन उपयोग करते थे। काले रंग से डिजाइन करते थे और लाल मिट्टी के वे बर्तन बनाते थे। इस बात को आप लोग विशेष ध्यान रखें। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कितने साल पहले? 7,000 साल पहले दोस्तों मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तु से चिपके हुए मिले थे। देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो में कुछ कपड़े मिले हैं और वो चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा जो तांबे के अन्य प्रकार की वस्तुएं थे उनसे यह चिपके हुए मिले, अर्थात उन्हीं के साथ ये रखे थे। पकी मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती, अर्थात देखिए उस दौरान कपड़ा बनाने की किसी भी प्रकार की कोई मशीन नहीं हुआ करती थी, इसलिए सूत काटने के लिए तकलियां भी प्राप्त हुई थी ताकि कपड़े बनाकर उस दौरान के शासक और उनकी प्रजा उन कपड़ों से अपने शरीर को ढक सकें। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि चीजें, तो इसको विशेषज्ञ कहेंगे। आज भी दोस्तों आपने देखा होगा कि डॉक्टर साहब होते हैं, वो किडनी के विशेषज्ञ हैं, दिमाग के विशेषज्ञ हैं, दिल के विशेषज्ञ हैं, पेट के विशेषज्ञ हैं, दांतों के विशेषज्ञ हैं, आंखों के विशेषज्ञ हैं। इंग्लिश में विशेषज्ञ को स्पेशलिस्ट कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। 28 चित्र पर आपने देखा है कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। और दर्शाने का दोस्तों मतलब है कि उस समय लोग दाढ़ी रखते थे और कढ़ाईदार वस्त्रों का उपयोग करते थे, अर्थात पहनते थे। ये किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। हमें ये पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे, अर्थात दोस्तों परफेक्ट थे। महिलाएं भी काम करती थी, पुरुष भी, बट क्लियर नहीं हो पाया कि महिलाओं ने काम किया था या पुरुषों ने किया था। एक अंदाजे से ये चीजें बताई जाती हैं। अब देखिए फेंस, देखिए साथ में फेंस का चित्र भी आप लोग देख पा रहे होंगे। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। देखिए पत्थर और शंख क्या है, नेचुरल रूप से पाए जाते हैं। जो फेंस होता है इसे कोई ना कोई व्यक्ति ही बनाता है। बालू या स्फटिक स्फटिक पत्थरों के चूड़ को गोंद में मिलाकर उनमें वस्तुएं बनाई जाती हैं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री होते थे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे थे। देखिए दोस्तों, फेन से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फेन से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कच्चे माल की खोज।
क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कच्चे माल की खोज पढ़ेंगे। अर्थात वो देखिए, आपने अब तक पढ़ा कि सारी चीजें उन्होंने बनाई, बट लेकिन उनको बनाने के लिए कुछ ना कुछ पदार्थों की जरूरत पड़ेगी, मटेरियल लाना पड़ेगा, कच्चे पदार्थ या रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। कच्चा माल क्या होता है? या तो नेचुरल रूप से प्राप्त हो जाए या किसान या पशुपालक या किसी व्यक्ति द्वारा बनाया जाए। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल थे। तो लकड़ी से क्या करते थे? लकड़ी से औजार भी बनाते थे, ये अपने लिए घर भी बनाते थे, ये सब चीजें किया करते थे। धातुओं से क्या बनाते थे? औजार वगैरह, ज्वेलर्स अर्थात विभिन्न प्रकार के आभूषण या गहने भी बनाया करते थे। इनमें से फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। देखिए, किसान ने क्या किया? कपास उत्पादित कर दिया। इसके बाद क्या होगा? कताई बुनाई करके ये कपड़ा तैयार किया जाएगा। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। अर्थात वो दोस्तों अपने शौक के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपनी शान शौकत के लिए वो दूर दूर से बेशकीमती पत्थर और धातुएं मंगाया करते थे, जिससे वो क्या करते थे? अपने दरबार में सजाया करते थे, विशेष प्रकार की इमारत बनवाया करते थे। और आज वो हजारों साल बाद मिलने के बाद उनके बारे में दोस्तों जानकारी मिल रही है। देखिए दोस्तों, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे, जो कि खेतड़ी एक स्थान फेमस है राजस्थान में। तो ये राजस्थान से तांबे का आयात करते थे, अर्थात लाते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। सोने का आयात ये आधुनिक कर्नाटक से किया करते थे। कहाँ से? कर्नाटक, केजीएफ, जहाँ केजीएफ मूवी शूटिंग हुई है, कोलार, यहाँ की सोने की खानें कुछ फेमस है। बहुमूल्य पत्थर का आयात ये गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। ये देखिए दोस्तों, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, इस चित्र माध्यम से समझ सकते हैं। अर्थात बैलगाड़ी बनाते थे। बैलगाड़ी जो जानवर आगे खींचे और दो पहिए इस तरीके से लकड़ी से के बेहतरीन तरीके से ढांचा तैयार करते थे। देखिए दोस्तों, इन चित्रों को देखिए, एक खिलौना और दूसरी एक मोहर है, जैसा कि आपके सामने ये देख पा रहे होंगे। ये क्या है दोस्तों? एक प्रकार की मोहर है। किस तरीके से कुछ पक्षियों के या जानवरों के चित्र हैं और एक बेहतरीन तरीके से इसे डिजाइन किया गया है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते होंगे? दोस्तों, मैक्सिमम बैलगाड़ी का ही उपयोग किया करते होंगे। अब हम लोग देखेंगे नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। अर्थात जो व्यक्ति नगरों में रहेगा उसके लिए भोजन भी बहुत जरूरी है। तो लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। देखिए, अच्छी चीज़ है शहर में रहे, लेकिन गांव में भी उस दौरान लोग रहा करते थे। वे अनाज उगाते थे। क्या थे? वो अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान चरवाहे की शहरों में रहने वाले शासकों और लेखकों और दस्तकारों को खाने के लिए सामान देते थे। आज भी दोस्तों जो आप लोग खाना खाते हैं दोस्तों, वो आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसानों से ही प्राप्त होता है। जिसे आप ऑनलाइन फटाफट ऑर्डर करते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी किसान ने ही उसको उगाया होता है, या किसान ने ही दोस्तों बनाया होता है। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग देखिए क्या क्या उपयोग करते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों आदि चीजें उगाया करते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, हालांकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। सीधी सी बात है दोस्तों, उस दौरान कोई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, तो वह लोग लकड़ी के हल बनाते थे भूमि को जोतने के लिए, ताकि वहां पर वह फसल उगा सकें। और लकड़ी के थे तो किसी कारण घुन गए और मिट्टी में मिल गए,
वो तो नहीं मिल पाए, बट उन्हीं के आकार के मिट्टी के कुछ खिलौने मिले, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है, ये बताया जा सकता है उस समय लोग जमीन जोतने के लिए क्या प्रयोग करते थे? हल का उपयोग किया करते थे। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। देखिए, जब बारिश कम होती थी इस एरिया में दोस्तों, तो उन्होंने एक बुद्धि अपनाई कि बड़ा सा गड्ढा खोदा और उसमें पानी को सुरक्षित रखा। जब बरसात नहीं हुई तो उस गड्ढे से उन्होंने पानी निकालकर अपनी खेतों में डाला, ताकि फसलें अच्छे से उपज सकें, उत्पन्न हो सकें, उत्पादन क्षमता बढ़ सके और लोगों का अधिक से अधिक पेट भर सके। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, देखिए क्या क्या पालते थे, कौन कौन से जानवर? गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। तालाब, ताकि जानवर उसी तालाब में जाकर पानी पी सके, और चारागाह अर्थात वहां पर चर सके। ये देखिए एक चित्र आप हल्का देख पा रहे होंगे, ये एक खिलौने का चित्र बना हुआ है, जो आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए। इस तरीके से वे हल बनाया करते थे, ताकि भूमि को जोत सकें और फसल का उत्पादन बढ़ा सकें। देखिए दोस्तों, लेकिन सूखे के महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे, और इन्हीं सब चीजों को वो खाया करते थे और अपना जीवन यापन भी किया करते थे दोस्तों। देखिए, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण आइए पढ़ते हैं। गुजरात एक पश्चिमी राज्य है और इसकी सबसे बड़ी तटीय राज्य भी सीमा लगती है, अर्थात ऐसा एक राज्य है जिसकी तटीय सीमा सबसे बड़ी है। देखिए दोस्तों, फिर से यहां से आप लोग देख लें थोड़ा सा। जैसे गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, तो यह धौलावीरा एक स्थान मिला है जो 3 भागों में विभाजित है। बाकी जितने भी स्थल मिले हैं वह 2 भागों में विभाजित है। इस चीज को आपने समझा? इसके अलावा एक और स्थान गुजरात में मिला है, लोथल। देखिए क्या मिला है, लोथल, जो कि खंबात खाड़ी में साबरमती की एक उपनदी है, उसके किनारे यह बसा हुआ शहर मिला है। यहाँ पर जो बेशकीमती पत्थर है, उसका रॉ मटेरियल अर्थात कच्चा माल आसानी से यहाँ प्राप्त किया जाता था। अब देखिए, आप लोग ये एक सभ्यता देख पा रहे होंगे, चित्र देख पा रहे होंगे। लोथल का बंदरगाह, ये बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहां समुद्र के रास्ते आने वाले नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। ये दोस्तों रहा। यहाँ क्या होता होगा उस समय, नाव आती होंगी, रुकती होंगी, जो सामान लाती होंगी यहाँ रखती होंगी, यहाँ से कुछ सामान ले जाती भी होंगी, अर्थात ट्रांसपोर्ट के लिए इस बंदरगाह का उपयोग किया जाता था, इस पोर्ट का। अब आगे देखिए, यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पर मिले हैं। सारी की सारी चीजें ये लोथल में मिली हैं। अब देखेंगे मुद्रा मोहर और मुद्रांकन या मोहर बंदी। इस तरीके से दोस्तों ये लोग अपनी मुद्रा या मोहर भी बनाया करते थे। अब लोग देखेंगे सभ्यता के अंत का रहस्य, अर्थात दोस्तों ये सभ्यता बनी, फिर ये अचानक गायब हो गई, या ये सभ्यता नष्ट हो गई। बात आती है सभ्यता नष्ट कैसे हो गई। आज दिन तक इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। सभी पुरातत्वविदों ने अपने अपने मतों के अनुसार बता दिया। बाढ़ आई चली गई, डूब गई तो, आग लगी तो, या जानवरों ने हमला किया, या कोई प्राकृतिक आपदा हुई, सभी ने अपने अलग अलग तर्क प्रस्तुत किए। देखिए, सभ्यता के अंत का रहस्य समझते हैं। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। इस तरीके से सभ्यता में बहुत बुरी तरीके से परिवर्तन दोस्तों आया। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं है। सब अपनी अपनी बुद्धि से, विवेक से पुरातत्व विभाग वाले बताते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। देखिए क्या क्या बताया,
नदियां सूख गई। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसके कारण इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारा और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। अर्थात दोस्तों, कहने का मतलब आज दिन तक दोस्तों सटीक जानकारी नहीं मिल पाई कि हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता कैसे नष्ट हो गई। बट अगर आप मोहनजोदारो मूवी देखेंगे बॉलीवुड, तो दोस्तों उसमें सिर्फ यही दिखाया गया कि बाढ़ के कारण पूरा का पूरा नगर जलमग्न हो गया था। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के देखिए दोस्तों, आधुनिक पाकिस्तान के जो कि अपना पड़ोसी देश और बड़ा कट्टर देश है, अर्थात हमेशा वह लड़ने के लिए दोस्तों तैयार रहता है। तो पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए, अर्थात बड़े बड़े महलों में रहते थे, किसी कारण से नष्ट हो गई। फिर वो पूर्व में और दक्षिण में चले गए, वहां पर उन्होंने छोटे छोटे से घर बनाए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे 5 और 8 में। देखिए दोस्तों, ये क्या दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है राजाओं के कुछ यहाँ पर और वो शव दफनाए जाते थे। इनको पिरामिड कहते हैं, जो मिस्र में पाए जाते हैं। इनकी भी बड़ी लंबी स्टोरी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कुछ शब्द याद कर लें, जैसे नगर, नगर दुर्ग, शासक, लिपिक, मोहर, शिल्पकार, धातु, विशेषक, कच्चा माल, हल, सिंचाई। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां आप समझ लें। यहां से दोस्तों समझें, मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7,000 साल पहले हुआ करती थी। मेहरगढ़ में कपास की खेती 7,000 साल पहले, 7,000 एगो खेती हुआ करती थी। नगरों का आरंभ 4,700 साल पहले हुआ है। हड़प्पा के नगरों के अंत की जो शुरुआत है 3,900 साल पहले हुई है। अन्य नगरों का विकास लगभग 250 साल पहले हुआ है। 250 साल नहीं दोस्तों, 2,500 अर्थात 2500 साल पहले। आप लोगों ने दोस्तों इतनी चीजें इसमें पढ़ी हैं, इनको एक बार और सरसरी निगाह से आप लोग जरूर देख लें, ताकि आप लोगों को ये चीजें याद बनी रहें। सभ्यता का अंत भी पढ़ा है, ये कुछ चित्र बंदरगाह पढ़ा है हम लोगों ने। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण भी देखा है, हल वगैरह भी देखा है। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, ये कुछ ले जाने के साधन ट्रांसपोर्ट के लिए दोस्तों, कच्चे माल की खोज वगैरह, फेंस भी देखा है, किससे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती थी। एक व्यक्ति जिसकी दाढ़ी अच्छी है और बेहतरीन उसने कपड़े भी पहन रखे हैं, ये भी एक विशेषज्ञ का कार्य है। मनके और हड्डियों के हथियार भी देखे हैं, पत्थर के बांट भी देखे हैं, मोहर भी देखी है और मिट्टी के कुछ खिलौने भी दोस्तों देखे। कुआं, सड़कें, नालियाँ आदि चीज़ें दोस्तों, इन सब में हम लोगों ने ये चीज़ें दोस्तों देखी हैं। एक स्नानागार भी इसमें देखा है। ये कुछ इंडिया के दिए गए हैं मुख्य स्थल, जो उस दौरान के स्थल हैं। इतनी चीज़ें दोस्तों हम लोगों ने इसमें पढ़ी है। तो उम्मीद है ये क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। इस क्लास को दोस्तों फटाफट लाइक करना है और शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है दोस्तों। अपने ग्रुप में शेयर भी करें। यह दोस्तों स्पेशली फॉर है स्टेट पीसीएस के बेसिक के लिए, अर्थात और दोस्तों यूपीएससी के लिए, आरओ एआरओ के लिए, ऐसे सारे एग्जाम्स जो ऑफिसर रेंज के होते हैं, ये दोस्तों सभी के लिए दोस्तों एक नींव की तरीके अर्थात बेस का कार्य करेगी ये क्लास। एनसीईआरटी कहा जाता है ना कि एनसीईआरटी बेस होता है, इसीलिए दोस्तों ये क्लासें हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज जरूर कर सकते हैं, ताकि आप कमेंट्स करेंगे तो हमें चीज़ें पता चल जाएंगी दोस्तों। तो फटाफट इसे लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डियर स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत।